नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय हमारा है द क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल, यानी कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। मतलब कि ये पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित नहीं करता है, बल्कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित करता है। इससे संबंधित हम जानेंगे कि ये कैसे हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इसके पॉइंट्स है। हालांकि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के हर पेपर में शामिल होता है, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, या फिर इथिक्स का पेपर हो, या ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह से ये उपयोगी है। तो हम इसके सारे बिंदुओं को कवर करेंगे। पहले देखते हैं दोस्तों कि ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, ये मुद्दा जो है चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलप प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसमें बताया कि जो आपदा है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं और बच्चों को 14 गुना अधिक प्रभावित करता है। नेगेटिव तौर पे महिलाओं और बच्चों को पुरुषों की अपेक्षा 14 गुना ज्यादा प्रभावित करता है। और ये आप दो तस्वीर देख पाएंगे यहाँ पे। तो एक तस्वीर है, ये बांग्लादेश की तस्वीर है। ये 1991 में एक चक्रवात आया था बांग्लादेश में, गोरकी नाम का। इसमें जितने भी डेथ्स हुए थे उसमें से करीब 90% महिलाएं डेथ हुई थी, महिलाओं की मृत्यु हुई थी। करीब 90% महिलाओं की मृत्यु हुई थी इस गोरकी साइक्लोन के समय में। और उसी के साथ साथ ये जो दूसरा आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये 2003 में यूरोप में हीटवेव का है। इस समय क्या हुआ था कि 70,000 लोग मारे गए थे इस हीट वेव में। इसमें से भी 75% महिलाएं थी। जितने लोग मारे गए हैं, यानी कि 70,000 जो लोग मारे गए हैं, इनमें 75% महिलाओं की आबादी थी। तो ये आपको पता चलेगा कि किस कदर प्रकोप है, किस कदर प्रभावित करता है ये आपदा महिलाओं को। और अब देखते हैं कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बताया है कि जो 2023 का वर्ष था, जो बीता पिछले साल, वो रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था। मतलब इससे पहले इतना गर्म वर्ष कोई नहीं रहा था। 2023 सबसे गर्म वर्ष था। जबकि 2024 जो है वो 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मतलब कि आप समझ पाएंगे कि जो जलवायु परिवर्तन है किस कदर से बदल रही है, किस कदर से प्रभावित कर रहा है तापमान को, कि 2024 जो है 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। हालांकि इसको लेके जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दो कारण बताए हैं मेनली, मुख्य रूप से दो कारण है इसमें, कि बायोफ्यूल्स का जो दहन होता है ना, बायोफ्यूल्स का, जिसमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर जो भी उद्योग धंधों से निकल रहे हैं धुएं हैं, इनके माध्यम से तापमान लगातार गर्म हो रहा है। पहला कारण तो यह रहा कि बायोफ्यूल्स का उपयोग, मतलब अनियंत्रित उपयोग डेली बढ़ते जा रहा है, रेगुलर बढ़ते जा रहा है। और साथ ही साथ ये अल नीनो का इफेक्ट है। अल नीनो में क्या होता है कि प्रशांत, जो पूर्वी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो जल का तापमान है, समुद्री पानी का तापमान है, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से तमाम दुनिया लगभग पूरी तरह से गर्म हो जाती है। तो एक एडिशनल काउज है, कारण है, जिसके कारण से तापमान बढ़ रहा है। और ये एक सामान्य परिघटना है मौसम की, जो समय समय पर होती रहती है ना। तो ये दो कारण मेनली हैं जिसके कारण से 2024-2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज तो लंबे समय से चला ही आ रहा है। और इसी के साथ में अभी हाल ही में अपना जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को फंडामेंटल राइट्स बताया है। डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट, यानी कि एक विशेष प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है, डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट। और साथ ही साथ ये ह्यूमन राइट भी बताया है, मानवाधिकार भी बताया है कि क्लाइमेट राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है और साथ ही साथ एक मानवाधिकार है। ये आप तीन जज देख पाएंगे। ये CJI DY चंद्रचूड़ जी हैं, और JB पारदीवाला जी हैं, और जस्टिस मनोज मिश्रा। यही तीनों लोग के बेंच ने यह फैसला सुनाया और बताया कि जिस प्रकार से अगर बढ़ाया जा रहा है, अगर विस्तार किया जा रहा है मौलिक अधिकारों का, तो किन किन अधिकारों में ये एग्जिस्ट करता है, शामिल होता है। तो इसके लिए उन्होंने दो
आर्टिकल बताएं, जैसे कि आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 14, ये दोनों हमारे भाग 3 संविधान के भाग 3 से संबंधित हैं। अब जानते हैं कि आर्टिकल 21 जो है और आर्टिकल 14 जो है वो किस प्रकार से रिलेट करता है क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, तो पहले देखते हैं आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? तो राइट टू लाइफ की बात करता है। और राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही राइट टू हेल्थ भी आता है ना। राइट टू हेल्थ आता है। अब देखिए, कोई भी आपदा होगी, कोई भी बाढ़ का या फिर हीट वेव आता है या फिर भूस्खलन आता है या कुछ भी होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो जान माल की हानि तो तय है ना, लाइफ को थ्रेट पहुंचता है ना, और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तरह तरह का वेक्टर्स जन्म लेते हैं, तरह तरह की बीमारियां आती है, महामारी आती है, तो ये डिजीज होते हैं, है ना, डिजीज हो जाते हैं। और ये डिजीज जो है वो राइट टू हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं, इस पर प्रभाव डालते हैं, है ना। और साथ ही साथ जो लाइफ वाला है तो लाइफ में तो होता ही है। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल 21 के अंदर एग्जिस्ट करता है कि ये इसका विरोध करता है आर्टिकल 21 का, तो आर्टिकल 21 इसको समर्थन देता है। साथ ही साथ अगर देखें आर्टिकल 14 किस प्रकार से रिलेट करता है इससे, आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? तो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है ना, राइट टू इक्वालिटी। तो अब देखने वाली बात है कि समानता के अधिकार के इससे कैसे रिलेट करता है राइट टू राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो आप देखेंगे कि जो द्वीपीय देश हैं, अगर वहां पर जो लोग निवास करते हैं, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वैसे वैसे समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ रहा है। समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ रहा है तो जो टापू हैं, जो द्वीप हैं, द्वीपीय देश धीरे धीरे समुद्र में समाते जा रहे हैं, तो वहां के जो लोग रहने वाले हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस वजह से। साथ ही साथ जैसा कि टॉपिक का शुरुआत ही था कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है, तो महिलाओं पर, बच्चों पर, वृद्धों पर ये ज्यादा प्रभाव डालता है ना, क्योंकि आपने देखा कि कैसे हीट वेव 2003 में जो आया है यूरोप में, उसमें कैसे लोग मारे गए। साथ ही साथ आपने देखा कि गोरकी जो साइक्लोन आया है बांग्लादेश में 1990 के 91 के दशक समय में, तो उस समय कैसे महिलाओं पर ज्यादा प्रभाव डाला। तो इस प्रकार से ये समानता के विरुद्ध जाता है। तो जिसमें क्या है कि ट्राइब्स हैं, है ना, जो आइलैंड नेशंस हैं, आइलैंड एरियाज है ना, वुमेन्स हैं, चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रेन्स और ओल्ड एज पीपल है। और साथ ही साथ अगर ये भी देखें तो जो डिसेबल्ड पीपल हैं, डिसेबल्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नया नाम दिया है डिफरेंटली एबल्ड, है ना। तो ये लोग जो वर्ग है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये ज्यादा प्रभावित होता है, तो समानता के विरुद्ध ये चला जाता है। तो हमने समझा कि आर्टिकल 21 कैसे रिलेट करता है और आर्टिकल 14 कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तो ये साथ ही साथ अब देखते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स को कैसे वायलेट करता है, ह्यूमन राइट्स का क्या क्या पहलू हैं। हालांकि राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, ये सब एडुकेट हाउसिंग, ये सब तो है ही ह्यूमन राइट्स का, तो इसको आंकड़ों के नजरिए से देखते हैं कि किस प्रकार से आंकड़ों में ये दिखता है कि प्रभावित करता हुआ नजर आता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कैसे प्रभावित करता हुआ नजर आता है। तो पहले देखते हैं कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत जो ह्यूमन राइट्स का पार्ट है उसमें देखते हैं कि ये 4 लाख अभी तक जितने भी मौतें हुई हैं उसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से 4 लाख मौतें जो ऐसी हैं वो समय से पहले हो गई हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी तक 4 लाख मौतें जो हुई हैं वो प्रीमेच्योर डेथ्स हुई हैं, जो समय से पहले डेथ हो गई हैं। साथ ही साथ 2030 और 2050 के बीच में करीब 2.5 लाख और भी डेथ होने का आशंका है ना। एक्सपेक्टेड है कि ऐसा डेथ हो सकता है, क्लाइमेट चेंज ऐसे ही लगातार बना रहा, ऐसे ही चलता रहा है, क्लाइमेट चेंज ऐसे तापमान बढ़ता रहा तो 2.5 लाख एडिशनल डेथ हो सकती हैं, है ना। साथ ही साथ अब देखते हैं राइट टू फूड की बात। तो राइट टू फूड में क्या है कि 2050 तक जो भूखमरी और कुपोषण का
शिकार लोग हैं वो 20% तक बढ़ जाएगा। भूखमरी और कुपोषित लोगों की आबादी 20% तक बढ़ सकती है, कुपोषण 20% तक बढ़ सकता है सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। साथ ही साथ राइट टू एडुक्वेट हाउसिंग यानी कि उचित जो आवास है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा रहा। 2008 के बाद से अभी तक 26.4 मिलियन जो लोग हैं, 26.4 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस्ड होना पड़ा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मजबूरी में जाना पड़ा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो आइलैंड नेशंस है या फिर आइलैंड्स हैं इंडिया के, मान लीजिए कि तटीय इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, उससे ग्लेशियर पिघल रहा तो क्या कर रहा, पानी को समुद्र में इकट्ठा कर रहा है और समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है ना। तो समुद्र के जलस्तर बढ़ने से क्या होता है, तटीय इलाके को लोगों को खतरा बढ़ने लगता है तो वो अंदर की ओर आने लगते हैं, तो मजबूरीवश वो डिस्प्लेस्ड होते हैं वहां से। और तो 4 मिलियन लोगों को 2008 के बाद से अभी तक डिस्प्लेस्ड होना पड़ा है। उचित आवास की व्यवस्था का संकट उत्पन्न हुआ है उनके सामने। साथ ही साथ राइट टू वाटर, सैनिटेशन एंड हेल्थ, है ना। तो अभी तक 1 बिलियन लोग इससे सीवियर रूप से, बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हैं। 1 बिलियन लोग इससे सीवियर रूप से प्रभावित हैं। साथ ही साथ अगर देखें कि सेंट्रल सब सहारन रीजन में क्या हो रहा है कि डेथ और पुअर हेल्थ के कारण रिस्क जो है 23% बढ़ गया है। मतलब इसी कारण क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डेथ है, जो मृत्यु का दर है वो, या फिर पुअर हेल्थ, जो स्वास्थ्य की क्वालिटी है या स्वास्थ्य, लोग बीमार ज्यादा पड़ने लगे हैं, 23% ऐसे मामले बढ़ गए हैं, है ना। और वैसे ही अगर साउथ एशिया की बात करें तो 62% मामले बढ़ गए हैं। ऐसे लोग इसका अनुभव कर रहे हैं कि इस ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो डेथ के मामले हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए खतरा हो, है ना। तो ये सब हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन राइट्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जैसा कि टॉपिक था कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो जेंडर न्यूट्रल कैसे नहीं है कि महिलाओं को कैसे प्रभावित कर रहा है ज्यादा, इसको बात को जानते हैं एक एक करके। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है वो महिलाओं पर कैसे पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो पहला है कृषि पर निर्भरता। अब कृषि पर निर्भरता कैसे होती है, तो जैसे कि अगर गांव कस्बों की बात लें तो आजीविका की तलाश में जो पुरुष वर्ग है वो शहरों की ओर पलायन कर जाता है, शहर में चला जाता है। तो जो गांव में बच जाते हैं जो लोग, वो उनमें महिलाओं की आबादी ज्यादा हो जाती है। तो महिलाओं का दायित्व तो क्या होता है कि जो उनकी खेत बाड़ी चाहे जैसे भी हो, उनके पति के नाम पे या किसी और सदस्य के नाम पे या उनके नाम पे, उनमें अन्न उपजाना जारी रखती है। तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो और दूसरी चीज इसमें समझने वाली बात क्या है, एक डेटा क्या कहता है कि जो 80% वुमेन्स हैं वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं, ठीक है। कृषि अर्थव्यवस्था में 80% महिलाएं अपना पार्टिसिपेशन दे रही हैं, जबकि ओनली 13%, सिर्फ 13%, एक हमारे पास ये है, देखिए कि वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स का बात है, ये 2021 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया है कि जो 80% महिलाएं हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, मतलब कृषि कार्य से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से केवल 13% जो महिलाएं हैं उनके पास उस भूमि का स्वामित्व है। यानी कि वो भूमि की मालिक, वो जमीन की मालिक, खेत की मालिक सिर्फ 13% महिलाएं हैं, जबकि सारी महिलाएं घर के किसी सदस्य या किसी और व्यक्ति के नाम के भूमि पर खेती करती हैं। यानी कि 100 में से 80 महिलाएं क्या कर रही हैं कि खेती तो कर रही हैं, लेकिन केवल 13 महिलाओं के पास ही उस भूमि का मालिकाना हक है। तो ये एक है। दूसरी चीज आप ये देख पाएंगे, तो ये तस्वीर है तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज का। ये पानी देख पाएंगे तो समुंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, तो सीवीड उगा रहे हैं। सीवीड क्या होता है, एक जलीय पौधा है। इसका इस्तेमाल खाने के तौर पर, यानी कि पोषण के लिए किया जाता है, कॉस्मेटिक के लिए किया जाता है, सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ ये नॉर्मल पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उसके अपेक्षा ये ज्यादा कार्बन सिंक करता है। इसका तो फायदे हो गए ये, ठीक है, लेकिन ये पानी में होता है खेती। साथ ही साथ इनमें ये जो खेती है वो महिलाएं ही करती हैं मेनली, तमिलनाडु के कोस्टल तटीय इलाकों में। तो देखेंगे ये महिला हैं तो इनकी कमर से ज्यादा तक पानी में, समुद्र के पानी जैसे कि जानते हैं कि नमकीन होता है, तो ये डूबी हुई हैं और खेती का कार्य कर रही हैं। तो तापमान जैसे जैसे बढ़ता है तो सालिनिटी जो है, नमकीन पना है जो पानी का, वो काफी बढ़ता है।
ठीक है। तो एक रिसर्च ने बताया कि वो पानी जो नमकीन पानी है महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को है काफी बुरी तरीके से अफेक्ट करता है और उसके कारण से क्या होता है, इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कई बार तो एक्सट्रीम केसेस में ये तक होता है कि वो बांझपन के शिकार हो जाती हैं, यानी कि संतानोत्पत्ति नहीं कर पाती हैं। तो ये समस्याएं हैं महिलाओं की। और साथ ही साथ वर्कलोड, अब देखिए क्या है कि महिला खेत में भी काम कर रही है और घर पे जाके आप खाना पीना का भी काम करना है और जो बूढ़े बुजुर्ग या फिर जो भी घर में पुरुष समुदाय है उसके लिए भी उसकी भी सेवा खातिरदारी करनी है ना। तो एक्स्ट्रा बर्डन जो अभी घर के काम कर रही थी, दिन भर घर में अपना खाना पीना बनाना, लोगों की सेवा, घर के सदस्यों की सेवा करना, हालांकि एक विडंबना है समाज का कि एक ठप्पा जैसा लगा दिया गया है कि सिर्फ महिलाएं ही हैं जो घर का काम करेंगे। अब पता नहीं क्यों पुरुषों को शर्म आती है इस बात से कि उन्हें खाना बनाना चाहिए, घर की सफाई करनी चाहिए, जबकि ये दोनों कोई को मिलजुल के करने वाली चीज है, साथ साथ करने वाली चीज है ना। तो एक्स्ट्रा इन पर बर्डन आ जाता है। और साथ ही साथ अब देखते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कैसे स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। एक तो सीवीड वाला हम लोगों ने देखा कि सीवीड किस टाइप से दिक्कत कर रहा है उसकी खेती करना, हालांकि सीवीड के अपने फायदे हैं उपजाने के, लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य पर किस प्रकार से नुकसान कर रहा है तो देखा हम लोगों ने। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि कैसे ये क्लाइमेट चेंज स्वास्थ्य पर ऑल ओवर प्रभावित कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि जो हीट वेव है, हीट वेव की वजह से या फिर बाढ़ की वजह से तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने ना कोरोना देखा था, ना सुना था, ना जीका वायरस सुना था। ये सब लेटेस्ट बीमारियां हैं ना। H1 फ्लू जो H1N1 करके है बीमारी, स्वाइन फ्लू जिसको बोल सकते हैं, ये सब बीमारियां जो हैं वो सब हमने पहले नहीं सुना था। ये पिछले 10 12 साल 15 साल की बीमारियां हैं जिसको अभी हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, आस पड़ोस में होते हुए देख रहे हैं। कैंसर का खतरा किस कदर से बढ़ रहा है ये तो जग जाहिर है, सबको जान रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से मेनली हो रही है। साथ ही साथ अभी देखेंगे कि अब जैसे कि बाढ़ आ गया है ना, तो बाढ़ से क्या होता है, कहां कहां का पानी, सीवेज का पानी, इधर का पानी आ रहा है, तो वो अलग अलग बीमारियां जैसे मलेरिया, फलेरिया, ये तमाम तरह की बीमारियां पैदा करता है ना। हीट वेव आ रहा है तो हीट स्ट्रोक की घटनाएं एकदम बढ़ती जा रही हैं, हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं लगातार। और एक आश्चर्य की बात है, सोचिए गंभीरता की बात क्या है कि पिछले साल क्या किया था बिहार सरकार को, नॉर्थ मतलब अपने रीजन के कुछ कुछ जिलों में धारा 144 लगाना पड़ रहा था लू की वजह से, हीट वेव की वजह से, कि बच्चे या लोग कोई भी हैं घर से बाहर ना निकले जो शिकार हो सकते हैं लू का, हीट वेव का। तो ये इसकी दिखाती है गंभीरता कितना है, कितना गंभीर ये समस्या है। और उसके साथ जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन खास करके एयर पॉल्यूशन, ये क्या कर रहा है, तो ये एयर पॉल्यूशन क्या कर रहा है कि हम लोग सांस लेने के माध्यम से, सांस के थ्रू इनहेल कर रहे हैं उसको, और वो क्या कर रहा है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, हृदय संबंधी बीमारियां हो रही हैं, है ना। गर्भवती महिलाओं में क्लेम्सिया जैसी बीमारी भी हो जा रही है और कई बार तो बच्चे समय से पहले जन्म जा रहे हैं, कई बार तो बच्चों मृत पैदा हो रहे हैं बच्चे, कई बार खुद माता ही जो गर्भवती महिला है वो मृत हो जा रही है। क्लेम्सिया को थोड़ा देखते हैं इसको। ये होता क्या है कि नॉर्मली ये बीमारी, अब मतलब प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही काफी हीट स्ट्रोक लगता है किसी भी महिला को या टेंशन होता है कुछ भी, तो वो रक्तचाप काफी बढ़ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि उसको फिट मार सकता है, बेहोश हो सकती है, कई बार कोमा में जा सकती है, कई बार डिलीवरी भी हो सकता है उस समय, और बच्चे के लिए, माँ के लिए, दोनों के लिए नुकसान है। और कई बार तो ऐसे केसेस भी आए हैं कि जहां पर माता का डेथ हो गया है सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से। ये समस्या है, आप देखेंगे तस्वीर में ये कैसे प्रभावित कर रहा एयर पॉल्यूशन। ये माता जी हैं, ये देखिए चूल्हे पर खाना बना रही हैं, और चाहे वो लकड़ी का चूल्हा हो या कोयले का चूल्हा हो, कोई भी चूल्हा अगर होता है, गैस को अगर एलपीजी छोड़ दिया जाता है जिसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ये डायरेक्ट इनहेल करती हैं। अब देखिए यहां से धुआं निकल रहा, डायरेक्ट इनहेल कर रही हैं, और ये इनको दमा के लिए, टीबी के लिए मतलब प्रेरक, उत्प्रेरक है ना, इनके फेफड़ों के लिए या फिर हृदय के लिए काफी नुकसानदेह है। फिर भी मजबूरी है कि चूंकि खाना बनाना है तो बनाना पड़ेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, अगर गर्भवती महिला है, किसी भी शहर में रहती है, तो शहर जैसे दिल्ली जैसे शहर में आप देखें पॉल्यूशन का ये लेवल होता है कि आप मतलब गर्भवती महिला को तो छोड़ दीजिए, एक हिस्ट पुष्ट व्यक्ति भी बाहर अगर निकले तो वो डिस्टर्ब हो जाए, इतना पॉल्यूशन होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में।
तो ये समस्या को कैसे उजागर करता है। और जो बच्चा जो गर्भ में पल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, गर्भ में पल रहा है कोई बच्चा, तो उसको सोचे किस कदर से प्रभावित होगा वो बच्चा गर्भ में ही, ये ऐसे हवा से जो उद्योगों से, गाड़ियों से निकल रहा है, जहां पर आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया बाढ़, तो बाढ़ का पानी देखिए घरों में घुस गया है, ये लोग रह रहे हैं झोपड़ी में, उनमें घुस गया है। तो ये क्या होता है कि अब इसमें सड़े गले कोई भी आइटम आए, सीवेज का पानी आया और उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया, तरह तरह की बीमारियां आती हैं साथ में, और वैसे में ही रहना मजबूरी पड़ जाता है संवेदनशील वर्गों को और महिलाओं को, पुरुषों को, हालांकि महिलाओं को ज्यादा ये परेशान कर रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम्स, ये मेनली दिक्कत है स्वास्थ्य पर, ऐसे ऐसे दिक्कत हो सकते हैं। ठीक है, ये जैसे कि वुमेन एंड चिल्ड्रन को ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, और ये एल्डरली पीपल हैं, और इसमें कहा गया है कि जो लो इनकम ग्रुप है, जो देश निम्न आय वाले हैं या मध्यम आय वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है। लगभग 90% जो प्रॉब्लम है वो, और डेथ है, 90% एयर पोल्यूशन से जो डेथ होते हैं वो निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में होते हैं। तो भारत चूंकि मध्यम आय वाला देश है ना, अफ्रीका के मैक्सिमम कंट्रीज निम्न आय वाले देश हैं, तो वहां पर उन लोगों को बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक्लेम्पसिया जैसे कि हम लोग बात कर लिया। अब देखिए चरम मौसमी घटनाएं क्या है, चरम मौसमी घटनाएं और लिंग आधारित हिंसा कैसे मतलब रिलेट करता है एक दूसरे से। जैसे कोई भी अगर बाढ़ आया, अकाल आया, अगर हीट वेव चल रहा है, या फिर कोई भी ऐसी क्लाइमेट चेंज की वजह से वजह होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर बाढ़ आ गया तो लोगों को पलायन करना पड़ता है कैंप की ओर, है ना। बाढ़ आया तो लोग क्या करते हैं, कैंप की ओर जाते हैं, जहां पर बाढ़ शिविर बोल सकते हैं। कैंप में एक साथ मतलब एक कमरे में या एक टेंट में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो चूंकि महिलाएं संवेदनशील वर्ग से आती हैं, बच्चे संवेदनशील वर्ग से आती हैं, तो उनका शोषण होना, है ना, ज्यादा खतरा का विषय बन जाता है, शोषण आसान हो जाता है, और ये इन खतरों का ज्यादा सामना करती हैं। साथ ही साथ और वैसे जगह से अगर गरीब परिवार है, नहीं एडजस्ट कर पा रहा, तो कई बार होता है कि शादी के बहाने झांसा देकर कुछ लोग हैं आपराधिक किस्म के, क्रिमिनल दिमाग के, वो लोग क्या करते हैं, लड़कियों को से शादी करने का बहाना कर लेते हैं और उनके तरह तरह से एक्सटॉर्शन वाली चीजों में या फिर सेक्स वर्कर के थ्रू, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो सिचुएशंस है उसमें फंसा देते हैं। ये सारी चीजें अगर बाढ़ हो गई, अकाल की स्थिति हो गई, घर में खाने पीने के लिए नहीं है ना, तो जो गरीब परिवार है वो क्या करता है, बच्चों की शादी जल्दी कर देता है। ठीक, अपने लड़कियों की शादी खास तौर पे जल्दी कर देता है, और उसके कारण से क्या होता है कि फिर कम एज में शादी होने की वजह से वो कम एज में ही गर्भवती होती है, उससे जो बच्चा होता है वो भी इमेच्योर होता है ना। तो कुपोषण का चक्र शुरू हो जाता है, और साथ ही इनको समस्याएं, ये जो ये प्रताड़ित करने वाली समस्याएं हैं, ये तो बनी ही रहती हैं। ठीक है, और मतलब मिला जुला कहा जाए तो हर तरह से महिलाएं दुखी होती हैं, ऐसे सिचुएशन में परेशान होती हैं, क्योंकि चूंकि वल्नरेबल ज्यादा है, संवेदनशील ज्यादा है, बच्चों की भी स्थिति वही है, बूढ़ों की भी स्थिति वही है। तो ये ऐसे सिचुएशंस है। और ये देख पाएंगे, तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, ये सब क्षेत्रों में एकदम सामान्य तौर पर देखी जा सकती है। जहां पर पानी की कम उपलब्धता है, पानी कम है, तो वहां पर लोग मजबूर हैं ऐसे, और महिलाओं को घर का मुखिया बना दिया गया है, तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है पुरुषों, मतलब एक समाज ऐसे पेट्रियार्कल समाज, जो प्रतिशतात्मक समाज है, उन्होंने महिलाओं पर एक थोप दिया है कि घर चूंकि संभाल रही हो तो पानी लाने का काम तुम्हारा ही है। ये भूल जाते हैं कि वो अगर बाहर में काम कर रहे हैं तो महिलाएं भी दिन भर घर में काम कर रही हैं, घर को संभाल रही हैं। तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जितनी हिस्सेदारी, जितना मेहनत उनके काम में लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा या बराबर महिलाएं कर रही हैं। तो ये, और देखते हैं कि जो मैंने बताया कि ये ऐसी स्थिति में, अकाल बाढ़ की स्थिति में बच्चों की शादी जल्दी कर दी जाती है, बालिका विवाह जल्द कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर जल्दी शादी कर दी गई तो जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी वगैरह जल्दी होता है, क्योंकि अशिक्षा का अभाव भी है, शिक्षा का अभाव है। तो शिक्षा का अभाव की वजह से तो जल्दी शादी कर रहा, पेट नहीं पल रहा, उसके वजह से शादी कर रहा। तो इन्हें ये नहीं पता कि कैसे चीजों को मैनेज करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे यूज करना है, कैसे चीजें क्या करनी है। तो
इसके कारण से प्रेगनेंसी ज्यादा होती है, कम समय में हो जाती है। और कम समय में होने का मतलब है कि चूंकि एज गैप काफी हो जाता है, मान लीजिए 15 से 45 साल के एज के बीच में गैप है, अगर 15-16 साल में लड़की की शादी होती है तो ज्यादा बार मां बनने का चांसेस भी बढ़ जाता है उसका, है ना। तो कहा जाता है 2 बच्चे तो 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर जल्दी गर्भवती होती है कोई भी लड़की या महिला, तो उसमें स्थिति क्या होती है कि बच्चा अल्प विकसित हो सकता है, कमजोर हो सकता है ना, कमजोर हो सकता है। साथ ही साथ अब लड़की भी है तो इसके में भी पोषण की कमी हो सकती है, कुपोषण हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये मेंटल हेल्थ के लिए भी कितना नुकसानदेह होगा, ये इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। जो फेस कर रहा है इन सब चीजों को वही समझ पाएगा कि एक्चुअल क्या चीजें हैं, क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है। ये तो शारीरिक चीजें दिख रही हैं कि हो रही हैं, लेकिन मन के स्तर पर कितनी पीड़ा होती होगी, मन के स्तर पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, ये तो कल्पना का ही विषय है हम पुरुषों के लिए। हम लोग तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस स्तर का पीड़ा वो बर्दाश्त करती हैं। एक रिपोर्ट इसी से संबंधित है, रिपोर्ट को ध्यान देंगे कि यूनिसेफ जो है वो एस्टिमेट करता है कि 12 मिलियन जो है शादियां जो होती हैं वो 18 साल से पहले कर दी जाती हैं सालाना तौर पे। सालाना तौर पे 12 मिलियन शादियां 18 साल से पहले कर दी जाती हैं, यानी कि बाल विवाह की स्थिति होती है। मतलब और उसमें 23 लड़कियां पर मिनट, 1 मिनट में 23 बच्चों की शादी होती है। अगर देखा जाए ऐसे तो हर मिनट, जितनी देर में हम लोग वीडियो देख रहे हैं, हर मिनट में 23 बच्चों की शादी कर दी जा रही है। अब सोचिए उनके स्वास्थ्य पर, उनके मेंटल हेल्थ पर क्या स्थिति गुजरती होगी, और आने वाले समय में उनका जो बच्चा होगा, उनका परिवार होगा, वो किस स्तर की पीड़ा को झेलेगा, ये कल्पना ही किया जा सकता है। इसके कारण इनका एजुकेशन कितना प्रभावित होता है। अगर बच्चियों के 15 साल, 16 साल, 18 साल में शादी कर दी जा रही है तो ये पढ़ाई भी नहीं पूरा कर पाती हैं। 14 साल, 15 साल में तो 10th ही पास हुआ जा सकता है ना। तो पढ़ाई नहीं पूरा करेंगी तो इनका फ्यूचर ही अंधकार में चला गया, ठीक। कहा जाता है कि अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरे परिवार को साक्षर बना देती है, लेकिन चूंकि ऐसे स्थिति में महिलाएं पढ़ नहीं पाएंगी तो उनका आने वाला पीढ़ी भी मतलब संकट में ही होगा, खतरे में ही होगा, और समस्याओं को का सामना ही करेगा। अब देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, विस्थापन की समस्या। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि जो तटीय इलाके हैं या टापू क्षेत्र हैं, टापू देश हैं, उनको मजबूरी वश उन क्षेत्रों को छोड़कर ऊपर की ओर मेनलैंड में आना पड़ता है, जहां पर पानी जल्दी ना पहुंचे, या फिर ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, सालाना तौर पर बाढ़ आता रहता है, या फिर बाढ़ की आशंका बनी रहती है, भूस्खलन की आशंका बनी रहती है ना, या फिर ऐसे हैं जहां पर अकाल की स्थिति लगातार बनी होती है। तो मजबूरी वश उन्हें ऐसे क्षेत्रों में जाना पड़ता है जहां पर उसकी उन समस्याओं से वो जूझे नहीं, उन समस्याओं से निजात मिले, लेकिन एक विशेष प्रकार की समस्या उनका इंतजार कर रही होती है उस जगह पर जहां वो जाते हैं बचने के लिए, पर्यावरण की समस्या, क्लाइमेट की समस्या से बचने के लिए जाते हैं। तो अब समस्याएं क्या क्या हैं आप देखेंगे। ये तस्वीर एक कैंप की है जहां पर लोग विस्थापित लोग रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बड़े बड़े जो शहर हैं, वो जो छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहां पर अगर बाढ़ भूकंप की स्थिति आती है, वहां पर आसरा नहीं होता तो लोग शहरों की ओर आते हैं। और शहरों में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वह ऐसे ही बनी होती हैं, शुरुआत तो ऐसे ही होता है ना। और वहां पर ना सफाई की व्यवस्था होती है, ना पानी की व्यवस्था होती है, ना रहने की व्यवस्था होती है। मतलब कि शहर का सबसे निम्न क्षेत्र जहां पर लोग जाना ही नहीं चाहते, वही जाहिर सी बात है जगह खाली होगा। और जहां जगह खाली होगा ऐसे लोग वहां पर अपना एक एक टेंट डाल के जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहां पर आप कल्पना कीजिए कि सबसे बुरी स्थिति क्या हो सकती है, वो स्थिति ऐसे जगहों पर होती है। आप देखेंगे कि कैंप के अंदर का यह तस्वीर है। एक कैंप में, एक टेंट में, मतलब जहां आदमी एक नॉर्मली जगह पर देखेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली में या उससे ऊपर के फैमिली में एक कमरे में एक व्यक्ति रहता है, वो भी कमरा आलीशान होता है। लेकिन कैंप में क्या होता है, अगर 4x4 का कमरा है, 5x5 का कमरा है, वो भी टेंट का, कपड़े का, प्लास्टिक का, उसमें 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग एक दूसरे से चिपक के सोए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल वायलेंस का खतरा बढ़ जाता है, एक्सप्लॉयटेशन का खतरा बढ़ जाता है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। उनका
और साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खतरा बढ़ जाता है। लोग यहाँ से बच्चों को, लड़कियों को भूखमरी के कारण से कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं कि माँ बाप स्वेच्छा से बेच देते हैं, और कई बार ठगी से, मजबूरी में और ठगी करके लोग लेके चले जाते हैं लड़कियों को, बच्चों को, और उनके अंग को बेच देते हैं या फिर उनको सेक्स वर्क में जबरदस्ती ढकेल देते हैं। तो उनका फ्यूचर पूरी तरह से संकट के घेरे में आ जाता है। ठीक है। और जैसा कि और ये 80% जो लोग हैं, जितने लोग पलायन करते हैं, जितने क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनमें 80% आबादी जो है वो वुमेन्स की है, महिलाओं की है। यूएन इन्वायरमेंट की रिपोर्ट है, वो कहता है कि 80% जो आबादी है महिलाएं विस्थापित होती हैं टोटल विस्थापितों में, है ना। और इसको बताता है कि वायलेंस का रहता है, इंक्लूडिंग सेक्सुअल वायलेंस, है ना। ये मिशेल बैचलेट हैं जो यूएन हाई कमिश्नर है किसकी, तो ह्यूमन राइट्स की। उन्होंने कहा है कि मेनली वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस महिलाओं को ज्यादा इफेक्ट करता है ऐसे जगहों पे। और ये देखेंगे कि अब ये तो सारी समस्याएं थी, है ना, कि क्या क्या समस्याएं नॉर्मली, अगर समस्याओं की लिस्ट बनाया जाए तो समस्याओं का अंत ही नहीं होगा, लेकिन हमें थोड़ा प्रिसाइज रखना है, छोटा रखना है। तो हम ऐसे मेनली मुख्य मुख्य बिंदुओं को देख रहे हैं। तो हम लोगों ने समस्याओं को देखा कैसे कैसे प्रभावित कर रहा है क्लाइमेट चेंज महिलाओं को, है ना। अब देखते हैं कि महिलाएं कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं इसको ठीक करने में, काम करने में कैसे कैसे कर रही हैं महिलाएं और अपना योगदान दे रही हैं। तो जितने भी 85 जो लीडर्स हैं जो चुन के गए हैं अलग अलग देशों में, चाहे जैसे किसी भी संस्था में काम कर रही हैं, उसमें 85% जो वुमेन्स हैं, फीमेल लीडर्स हैं, वो क्या कर रही हैं कि अपने दैनिक जीवन में अपने लाइफस्टाइल को इस कदर से ढाल रही हैं कि वो क्लाइमेट फ्रेंडली हो, है ना, क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसी महिलाएं 85% हैं जो लीडर्स अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। और साथ ही अभी इसमें विडंबना वाली बात देखिए, जैसा कि पीछे भी बताया और यहां पर भी लिखा हुआ है कि 80% जो महिलाएं हैं, है ना, 80% महिलाएं डिस्प्लेस्ड होती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और 85% जो पार्टिसिपेशन है लीडरशिप में, उसमें जितनी महिलाएं हैं उसका 85% महिलाएं अपने डेली हैबिट्स को इस कदर से चेंज कर रही हैं क्लाइमेट फ्रेंडली हो, है ना। और ये कहा जाता है कि अगर 1% वुमेन का पार्टिसिपेशन किसी कंपनी के मैनेजमेंट में डाल दिया जाए, ठीक है, किसी कंपनी के मैनेजमेंट में 1% महिलाओं को भागीदारी बढ़ा दिया जाए, तो उस कंपनी से 0.5% जो है, 0.5% जो कार्बन इमिशन है वो घट जाएगा। ठीक है, सीधा संबंध है कि 1% अगर महिलाओं की आबादी बढ़ती है मैनेजमेंट में, तो 0.5% जो है क्लाइमेट कार्बन इमिशन है वो घट जाता है। और साथ ही एक और इसी में रिपोर्ट में है कि जो सलाना तौर पर पुरुष जो है कंज्यूम करते हैं एनर्जी को सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर में, उसका वो महिलाओं से भी ज्यादा है ना। जबकि महिलाएं ज्यादातर रहती हैं घरों काम में एंगेज या घरों में, जबकि पुरुष जितना यूज करते हैं वो महिलाओं से ज्यादा करते हैं। तो सोचिए कितना आश्चर्य का विषय है कि पुरुष दिन भर बाहर रहता है फिर भी इतना एनर्जी कंज्यूम करता है कि ये महिलाओं से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। और ये सेम वैसे ही है कि देखिए कि जो 80% महिलाएं तो डिस्प्लेस्ड हो रही हैं, जैसा कि पहले भी बात किया गया, यहां पर भी लिखा हुआ है। लेकिन जो बॉडीज हैं जहां डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, नेगोशिएशन बॉडीज हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 30% महिलाओं की भागीदारी है ना। तो इसको जाहिर सी बात है बहुत बढ़ाने की जरूरत है। एटलीस्ट 80% तो किया ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रभावित भी तो 80% ही हो रही हैं, इतना तो किया ही जाना चाहिए, ये फिलअप करना जरूरी है। क्योंकि 30% सिर्फ वर्तमान में है, तो जब जो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं तो जाहिर सी बात है उनको ज्यादा उसमें तवज्जो भी दी जानी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं सुझाव की ओर। हालांकि एक एक डेटा था यहां पर, मैं भूल रहा था, अभी मैं उसको ऐड करता हूं यहां, एक मिनट। ये चरम मौसमी घटनाओं में ही क्या हुआ कि एक सीईडब्ल्यू है, यानी कि काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, ठीक है, इसने कहा है कि भारत के जो 75% जिले हैं ना, भारत के 75% जिले जो हैं वो मतलब जल आपदा से के संकट में है। चाहे वो ये जल आपदा कैसी हो सकती है, तो वो चाहे बाढ़ के फॉर्म में हो,
चाहे वो सूखे के फॉर्म में हो, है ना, चाहे अकाल के फॉर्म में हो, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या फिर पीने के पानी का अभाव हो सकता है, कमी, या फिर दूषित हो सकता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये 75% जो जिले हैं भारत के टोटल जिलों में से 75% जो जिले हैं वो इन समस्याओं से के संकट में हैं। और इसी के साथ क्या कहता है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, अभी जो 5 हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये क्या कहता है कि इन 75% जिलों की जो 50% वुमेन्स हैं वो इन संकट का कुपोषण का और विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां समस्याओं का सामना करने के संकट पे हैं। सोचिए, भारत के विषय में बात हो रही है कि 75% जिले, कितना मतलब संकट का विषय है, कितना तनाव का विषय है, ये सोचने योग्य विषय है। तो हम लोगों ने नॉर्मली अब हम लोगों ने देख लिया कि टोटल समस्याएं मेनली क्या क्या हैं, कैसे कैसे प्रभावित कर रही हैं। अब महिलाएं अभी वर्तमान में क्या क्या ये आवश्यकता क्यों है, महिलाएं कैसे बेहतर कर सकती हैं, उसको आगे बात करते हैं सुझाव के तौर पे। ठीक है, तो अब पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य। ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ ना, अगर स्वास्थ्य रहेगा तो सब चीज हासिल किया जा सकता है, जीवन रहेगा तो सब चीज हासिल किया जा सकता है। तो जितने भी संवेदनशील वर्ग हैं, अब संवेदनशील वर्ग में चाहे वो महिलाएं हो गई, वुमेन्स, चाहे वो चिल्ड्रंस हो गए, चाहे वो ओल्ड एज पीपल हो गए, और चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड लोग हो गए, इन सबको जल्दी से जल्दी ऐसे जगहों से शिफ्ट किया जाना चाहिए, हटाना चाहिए जहां पे बाढ़ का खतरा हो सकता है, जहां पे हीटवे पे खतरा हो सकता है, जहां पे अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ना। पहले इनको चाहे जैसे दिल्ली जैसे शहर हैं बड़े बड़े, जहां वायु प्रदूषण की समस्या है, तो वायु प्रदूषण की समस्या मतलब घरों में रहें, बाहर ना निकले, ज्यादा एक्सपोजर ना हो बाहर में, है ना, फैक्ट्रियों के आसपास ज्यादातर विचरण ना करें, जैसे गर्भवती महिलाएं हो गई, प्रेग्नेंट वुमेन भी हो गई, इसमें ये लोग, ये सब क्या है कि वल्नरेबल ग्रुप है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा, मतलब कि इन सब चीजों के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इनको दूर किया जाए ऐसे जगहों से, ऐसे समस्याओं से। ठीक है, तो ये पहला हो गया कि स्वास्थ्य पर तत्काल प्रतिक्रिया कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि जितने भी अधिकारी हैं जिस जगह पर रह रहे हैं, उनको प्रयास सामुदायिक स्तर पर प्रयास करना चाहिए, नीतिगत फैसले के माध्यम से क्या करना चाहिए कि इनको डिस्प्लेस्ड करके कैसे किसी ऐसे जगह पर डिस्प्लेस्ड करके ऐसा जगह पर लेके जाना चाहिए जहां पर समस्याएं कम से कम हो और इससे लड़ने में निजात मिले, और ऐसी नीतियां, ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जिसके माध्यम से ऐसी समस्याएं ना उत्पन्न हो और उनको डिस्प्लेस करने की जरूरत ना पड़े। ठीक ना, तो सबसे पहले तो इनको दूर किया जाए कि समस्याएं थोड़ी सी कुछ समय के लिए उनको प्रभावित ना कर पाए उस कदर जिस कदर से वर्तमान समय में कर रही हैं। अब प्रधानमंत्री जी अपने हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक लाइफ मिशन का शुरुआत किया था। इसको उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं स्वास्थ्य को लेके कि लाइफ यानी कि क्या है कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि हम ऐसा जीवन अपनाएं, ऐसे जीवनचर्या अपनाएं, दैनिक जीवन में ऐसी चीजों को करें जिससे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, अनुकूल हो इन्वायरमेंट के, ऐसे कार्य करें। ठीक है, और उसके लिए एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, यहां पर आपको दिखाता हूं। ये एग्जाम्पल है, अभी काफी COP28 में चर्चा का विषय बनी हुई थी। दुबई के दौरान जो COP28 हुआ पिछले साल, उस समय इनका नाम है सेफ कोला, इनको प्यार से बोलते हैं सब लोग, कगोरो नाम है इनका, निकोला कगोरो। ये कहाँ की है तो जिम्बाब्वे की है।
ठीक है। और ये मेनली क्या करती हैं, तो ये मेनली करती हैं कि वीगन लाइफस्टाइल की बात करती हैं, ठीक है, कि वीगन लाइफस्टाइल यानी कि जो पेड़ पौधा से ही उपजे हुए सामान है उस पर वो अपने लाइफस्टाइल में अपनाने की बात करती हैं। वीगन लोग थोड़ा सा बहुत कठिन हो जाता है वैसा अपनाना, कि दूध दही नहीं खा सकते आप, मांस मछली नहीं खा सकते आप, सिर्फ पेड़ पौधों के माध्यम से ही जो भी उपजाए गए हैं, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सब चीजें खा सकते हैं, फल फ्रूट्स हो गया, ये सब खाएं। तो वो बोलते हैं कि ऐसा लाइफस्टाइल अपना है। और इसका ये लॉजिक देती है, तर्क क्या देती हैं, कि जो लोग पर डे 3.5 kg अगर मीट खाते हैं, ठीक, उसके तुलना में 75% जो है ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होगा अगर वो वीगन डाइट अपनाएंगे, है ना। कहती हैं कि अगर वीगन डाइट कोई अपनाता है, कोई व्यक्ति अगर वीगन डाइट अपनाता है, और कोई जो जनरल व्यक्ति है जो मीट खाता है पर डे 3.5 किलो अगर मीट खाता है, तो उससे जितना कार्बन इमिशन होगा उससे 75% कम कार्बन इमिशन होगा अगर वो वीगन डाइट अपनाएगा। हालांकि ये भारत जैसे देश या लगभग मैक्सिमम आबादी के लिए ये वीगन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो असंभव जैसा ही है। अब देखिए भविष्य कुछ भी दिखा सकता है, भविष्य ने कोरोना दिखा दिया, तो भविष्य कुछ भी दिखा सकता है, मजबूरी हो सकता है, हो सकता है कि इस कदर से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस कदर से इसका प्रभाव हो रहा है कि कोई ना चाहे फिर भी आपको वीगन होना पड़ेगा, है ना। और देखिए क्या होता है कि अभी वर्तमान समय में सुरक्षित पेयजल की समस्या बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। और सुरक्षित पेयजल समस्या इसलिए बड़ी हो गई है कि अभी हाल दिन हम लोग लगातार न्यूज में देख पड़ रहे हैं कि या तो पानी कम होता जा रहा है, भूजल स्तर गायब होता जा रहा है, या फिर जितने बचे हैं वो तरह तरह के प्रदूषकों से प्रदूषित होते जा रहे हैं, जिसमें आर्सेनिक है, कैडमियम है, मरकरी है, लेड है। ये सब प्रदूषक क्या करते हैं, ये सब प्रदूषक क्या करते हैं, लोगों को बीमार कर रहे हैं, और उसके कारण से तरह तरह की बीमारियां, प्रदूषक से बीमारियां हो रही हैं। बीमारी हो रही है तरह तरह की, और ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है हर शहर, हर गांव, हर कस्बों के लिए। अभी देखिए हाल में जो आरओ वाला सिस्टम है, अभी तो मुझे लगता है कि नॉर्मली मैं चूंकि बिहार से आ रहा हूं, बिहार से संबंधित हूं, तो बिहार में हमारे गांव में भी आरओ का सिस्टम चल गया है। लोग चापाकल से पानी नहीं पी पा रहे हैं। और दिल्ली में तो चापाकल सोचना असंभव जैसी बात है, दिल्ली जैसे शहरों में, कि यहां पर आपको चापाकल से पानी मिले, हालांकि आरओ का ही। और आरओ की समस्या यह है कि जो आरओ चला रहा है उसको पता ही नहीं है एक कैसा पानी रखना है, क्या प्योर है, क्या साफ हो रहा है, या और बीमार कर रहा है लोगों को, कितना पर होना चाहिए उसका लेवल, उसको कुछ पता ही नहीं है। फिर भी आरओ चल रहा है और हमें आपको सबको वही पीना पड़ रहा है ना। तो इस कदर से बीमारी, एक बीमारी से बचने के लिए हम दूसरी बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं। लंबे समय में बहुत संभव है कि आरओ से जो पानियां पी रहे हैं, तरह तरह के विटामिन, मिनरल्स और तरह तरह की चीजें हमारे शरीर में कम हो जाएंगी एक समय के बाद से। और ये लगातार समय में आ रहा है और एक बिजनेस बन चुका है ना। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें जल स्रोतों में वृद्धि करने की आवश्यकता है, या फिर उसका संरक्षण करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब संरक्षण कैसे होगा, संरक्षण ऐसे होगा कि अभी देखते हैं कि जो कंपनी है, उद्योग धंधे हैं, उनमें से क्या करते हैं कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो कूड़े करकट निकल रहे हैं, जिसमें केमिकल, तरह तरह के केमिकल के तत्व रह रहे हैं उसमें, वो सारी चीजें जो नदी है, नाला है, उसके माध्यम से जल स्रोतों में मिला दिया जा रहा है। और लास्टली क्या होता है, जो पानी हम डालते हैं वही ऊपर आता है, वही नजरों से तो दिखता है, साफ है, लेकिन उसमें ऐसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो आंखों से तो दिखते नहीं है, लेकिन वो शरीर में जाते हैं तो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो जरूरी है कि पहले तो ये प्रबंधन किया जाए नीतिगत स्तर पर सरकारों के द्वारा, कि ऐसी चीजें, ऐसे उद्योग धंधों से निकलने वाले, चाहे शहरों के सीवेज से निकलने वाले जो पानी है, जल है, मल मूत्र है, वो जल स्रोतों में शामिल ना किया जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है अभी, कि अभी बेंगलुरु की घटना आपने देखा होगा। बेंगलुरु में क्या हो रहा है कि पानी की उपलब्धता ही नहीं है, पानी लगातार गायब हो रहा है, लोग अकाल की स्थिति में आ गए हैं, है ना। तो वैसे में क्या करना है कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग को भी ध्यान देना है, ठीक है ना। वाटर हार्वेस्टिंग को
ध्यान देना है। वाटर हार्वेस्टिंग कैसे? तो जो बारिश का पानी आता है उसको हम तरह तरह के छोटे तालाब, छोटे मतलब ऐसी चीजें, जो सेहरा के कॉन्सेप्ट होता है, एक सीमेंटेड टंकी का कॉन्सेप्ट होता है बड़े बड़े, उसके माध्यम से हम कुछ समय के लिए पानी को संरक्षित कर सकते हैं। और साथ ही अगर गांव कस्बों की बात है जहां पर खाली स्थान है, जमीन है, उसको हम बड़े बड़े तालाब के रूप में वहां पर पानी कंजर्वेशन कर सकते हैं, जो धीरे धीरे जलापूर्ति करेगा और जल की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया कि वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। दूसरी बात क्या है, कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी की उपलब्धता ही नहीं है। ठीक है ना, पानी है ही नहीं, वहां की नदियां सूख गई हैं, या और फिर वहां का जलस्तर ही खत्म हो चुका है समय के साथ। तो ऐसा जगह पर क्या कर सकते हैं कि हम नदी जोड़ो कार्यक्रम चला सकते हैं। ठीक है, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, केन बेतवा आपने सुना होगा, एमपी का केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना जो है, नदी जोड़ो परियोजना, ये काफी है कि क्या किया जाता है इसमें कि जहां पर कम पानी, ज्यादा पानी है जिस क्षेत्रों में, वहां के पानी को डाइवर्ट करके कम पानी वाले क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाता है, जिसके कारण जो कम पानी वाले क्षेत्र हैं वहां जल आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है और वो लोग जल का उपयोग कर पाते हैं, है ना। तो ये भी एक किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक आपको एक समस्या इसमें क्या है, एक चीज देख लीजिए, हालांकि इसमें स्लाइड में था, तो जो वाटर क्वालिटी इंडेक्स एक आया है, ठीक, उसमें 122 देश शामिल थे। ठीक है, वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों के पानी के गुणवत्ता को चेक किया गया और 122 देशों में 120वां स्थान हमारा था। ये कितना बुरा होगा सोचिए, कितना बुरा अपने देश का पानी का क्वालिटी है कि 122 देशों में 120वां स्थान पे हम लोग हैं। ठीक है, और जो 10 करोड़ लोग हैं, 100 मिलियन लोग ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहां का पानी प्रदूषित हो चुका है, पीने लायक नहीं है। तो कितना बुरा स्थिति है, कितना मतलब पानी को लेके अब भारत का ये पार्ट दिखाया गया है। ऑलमोस्ट हर जगह पानी के क्राइसिस हैं, समस्याएं हैं। और ठीक है, तो ये मेनली उपचार किया जा सकता है कि हम पानी को संरक्षित करें, पानी को में कूड़ा करकट या मल मूत्र जैसे चीजों को ना बहाएं, उद्योग धंधों से जो निकलने वाले चीजें हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनको पानी में ना बना करें। वाटर ट्रीटमेंट का लेके आए, उद्योग धंधों से जो निकल रहे हैं वेस्ट मटेरियल, उसका ट्रीटमेंट करके ही, ठीक है, ट्रीटमेंट करके ही जल स्रोतों में छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि नदी प्रदूषित ना हो। आप ही देख लीजिए यमुना का क्या स्थिति है। यमुना तो फिर भी दिल्ली में इतना लोगों का मतलब सीवेज को कंट्रोल कर रही है, भारत की लगभग लगभग सारी नदियों की स्थिति ऐसी होती जा रही है। तो ये आने वाले समय में और विकट होगा, और ज्यादा विकट होगा, और स्थिति गंभीर होगी अगर समय पर हम लोग नहीं संभलते हैं, समय पर इसका उपचार नहीं करते हैं तो। ठीक ना, अब देखते हैं कि हमारा जो शहर है उसका नियोजन कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये सब समस्याएं शहरों में भी बहुत ज्यादा, शहरों में ही ज्यादा देखने को मिल रही हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण का हो या पानी की किल्लत हो। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रही है, लेकिन वायु प्रदूषण की जो समस्या है वर्तमान समय में, वो शहरों में बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि गाड़ियां ढल्ले से हैं, मतलब भर भर के गाड़ियां चल रही हैं, उद्योग धंधे हैं, और कहीं पर भी पेड़ पौधे हैं ही नहीं, सब पेड़ों को काटो और घर बनाओ, ऐसे सिचुएशन आ गए हैं। ठीक, तो अब देखिए जो पेड़ों काटो घर बनाओ वाला सिस्टम में क्या है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक होता है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है कि सूरज से रोशनी आ रही है, ठीक है, शहरों में मेनली समझिए ये पहले कि मैक्सिमम सारी चीजें कंक्रीट से बनी है, चाहे वो रोड हो, बिल्डिंग हो, और जगह जो भूमि है, धरती है, मतलब मेनली मिट्टी वाली, वो मतलब ऐसे हो गया कि जैसे कि देखने को मिल जाओ बड़ी बात है। और हर जगह कंक्रीट बिछा के, चाहे वो ईंट हो, चाहे ढलाई वाला हो, या फिर अलकतरा वाला हो, चाहे जैसे भी, वो भर दिया गया है, यानी कि मिट्टी बचा ही नहीं है। तो अब क्या होता है, सूरज से जो धूप निकलता है, गर्मी निकलता है, वो आके टकराता है किससे, बिल्डिंग से, आके टकराता है रोड से। ठीक है, सारी चीजें कंक्रीट की ही बनी है। वो क्या करते हैं, टकरा के ऑब्जॉर्ब नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी रहता है, पेड़ पौधे रहते हैं, तो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, रिटर्न कर देती है। ठीक, और ये क्या होता है, रिटर्न होके वायुमंडल में वैसे ही स्टेबल हो जाता है, बन जाता है, जैसे क्षोभ मंडल में
बन जाता है, एक कंबल की भांति बन जाता है। क्षोभमंडल क्या करता है, ऊपर से ढका रहता है, तो सबको, सारी गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है, रोक लेता है, और गर्मी, उमस पैदा हो जाता है। आप नोटिस किया होगा आपने कि कभी खूब धूप हुआ, बहुत ज्यादा धूप, और अचानक से क्या होता है कि बारिश हो गई, थोड़ी सी बारिश, और बारिश पड़ती है तो जो सड़क है, जो बिल्डिंग है, वो क्या करते हैं कि भाप के रूप में पानी को तुरंत सुखा के वापस भेजते हैं, और देखते हैं कितना उमस वाली स्थिति हो जाती है। वैसे ही लगातार लंबे समय तक अगर धूप पड़ता है किसी जगह पर, तो वो लगातार रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वो कंक्रीट तो ऑब्जर्व कर नहीं सकता ना उस चीज को, तो रिटर्न करना, और वो वातावरण में वो गर्मी बसी की बसी रह जाती है, वैसे ही बनी रह जाती है, जिसके कारण से हीट आइलैंड इफेक्ट जन्मता है। ठीक है, और वही पेड़ पौधे होते हैं, मिट्टी होती तो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इतना गर्म नहीं होता। ठीक, और साथ ही साथ हमें मतलब करना क्या है इसमें, अब देखिए कि कंक्रीट वाला जो है ना, उसको एक नियोजित वे बनाना है, यानी कि संतुलन बना रहे। हमें बिल्डिंग बनानी है, जरूरी है, क्योंकि बिल्डिंग नहीं रहेगी तो जिस कदर से लोग पलायन करके या शहरों में लोग बस रहे हैं, आ रहे हैं जितने तेजी से, वो कैसे एडजस्ट करेंगे, कहाँ रहेंगे? वैसे तो कुछ भी हो सकता है ना, तो जरूरी ये है कि नियोजित शहर को बनाया जाए। ठीक है ना, नियोजित शहर कैसे होंगे? जहां पे ये पहले से ही अथॉरिटीज हैं, वो सुनिश्चित करें कि उसमें पर्याप्त वन है, मतलब पेड़ पौधे हैं, हो, ठीक है, उसमें जल की पर्याप्त व्यवस्था हो, और भविष्य में जल संकट स्थिति ना हो। ठीक है, पेड़ पौधे होने चाहिए, जल होनी चाहिए, ठीक, आवास की सुविधा बेहतर होनी चाहिए, ठीक है ना, स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर होनी चाहिए, ठीक, कानून व्यवस्था भी एक पॉइंट है, हालांकि क्लाइम मतलब डायरेक्टली तो संबंधित नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था नगर नियोजन में तो बहुत जरूरी है। ठीक, तो वैसी ये मुख्य मुख्य चीजें हैं जो मेनली होने चाहिए, पहले से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोई भी शहर आप बसाते हैं तो आपको 100 साल 200 साल का विजन लेके, ये सब चीज सोच के चलना होगा कि हम ऐसे शहरों को बसाएं जहां पर एक मैनर्ड वे में, एक सही तरीके से बिल्डिंग बनी हो, सही तरीके से पेड़ पौधे हो, सबका बैलेंसिंग अप्रोच हो, संतुलन बना रहे, कि पर्यावरण में भी संतुलन बना रहे, और साथ ही साथ लोग रह पाए और एंजॉय कर पाए जीवन को, और अपने काम को अच्छे से कर पाए। ठीक ना, तो ये नियोजित होना चाहिए। जैसा कि अभी देखेंगे कि नोएडा बना है, अगर दिल्ली नोएडा में कंपैरिजन कर लिया जाए तो नोएडा काफी बेहतर है, हालांकि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी कंपैरिजन देखा जाए तो नोएडा काफी अच्छे से है। एक मैनर्ड वे में चीजें बनी हैं, कि रोड एक एक मैनर्ड वे में है, पेड़ पौधे उसी पर्याप्त स्थिति में है, तो वैसी चीजें होनी चाहिए। कहीं से भी कोई उठ के बना ले रहा, वो गड़बड़ वाली सिचुएशन है, कि हमारा यहाँ खेत था, यहाँ जंगल था, हमारा यह बगीचा था, उसको काटो, वहां पर घर बना लो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत है। जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, लगभग लगभग हम लोग दुनिया का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश बन चुके हैं, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं, तो ये लोग रहेंगे कहाँ? पहले एक घर में रहते थे सब लोग, अब क्या हो रहा है कि सबके अपने अपने परिवार हो रहा है, अपने बाल बच्चे हो रहे हैं, बीवी हो रही है, सब कोई अलग अलग घर बनवा रहे हैं। तो घर बनवाने के लिए जमीन भी चाहिए, कंक्रीट लगेगा, जमीन जो पेड़ पौधे हैं उनको काट दिया जा रहा है, खेत को काट दिया जा रहा है, वहां पर कंक्रीट के घर बना दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गर्मी बढ़ेगी। और एक और देखिए, इसी के साथ जैसे कि मैंने नियोजित इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, नियोजित शहर की बात की, उसी में देखिए ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। इसमें क्या है कि ब्लू को शब्द में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। ब्लू यानी कि पानी, यानी कि वाटर, ग्रीन यानी कि फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने, यानी कि बिल्डिंग्स बने या पुल बने, कुछ भी बनाइए आप, ठीक है, ये सारी चीजें, तो इन सब का अनुपात बैलेंसिंग तौर पे हो। ठीक है ना, कि कोई भी ऐसा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जहां पर हम पानी का भी ख्याल रखेंगे और फॉरेस्ट का भी ख्याल रखेंगे, है ना। जैसे कि ये आप देख पाएंगे तस्वीर में, ये बिल्डिंग्स है, उसके साथ में ही यहाँ पानी या जंगल की स्थिति है, तो ये एक संतुलन बना रहेगा पर्यावरण में, कि लोगों को क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ अब हम लोग को ध्यान देने वाली चीज है कि शहर में क्या होता है। अब आप सोचेंगे कि शहर में भाई जमीन कहाँ है कि जंगल लगा दिए, या फिर वन लगा दे, पेड़ लगा दें, या फिर तालाब खोद दे। ठीक है, तो ये सही बात है, समस्या तो बहुत बड़ी, चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन जंगल का एक विकल्प है।
जंगल को शहरों में लगाया जा सकता है और बहुत तेजी से ग्रोथ करवाया जा सकता है। कैसे? तो एक मियावाकी पद्धति है, ठीक है। एक मिनट। मियावाकी एक पद्धति है, उसमें क्या होता है, ये पेड़ पौधे लगाने की पद्धति है कि आप लिमिटेड स्पेस में, कम से कम जगह में आप वन को उगा सकते हैं और बहुत तेजी से ग्रोथ करवा सकते हैं। उसका एक एग्जांपल है भारत में बहुत अच्छा, ये इंदौर का राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इंदौर अपना एमपी का शहर है। ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पर कि इसका जो वन है वो मियावाकी पद्धति के थ्रू ही किया गया है। एक लिमिटेड एरिया में आप ऐसे पेड़ पौधों को ऐसी पद्धति से लगाते हैं कि वो काफी तेजी से ग्रोथ भी करता है और काफी कार्बन इमिशन को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। और ये, और चूंकि शहरों में वायु गुणवत्ता बहुत बड़ी विकट समस्या है, तो इसके लिए बहुत सारे सुधार किए जाने की गुंजाइश है, ठीक। तो उद्योग धंधों को पहले तो कंट्रोल किया जाना चाहिए। कैसे? तो जो वो लोग अपना धुआं छोड़ रहे हैं, उद्योग धंधे से निकलने वाला जो इमिशन है, कार्बन इमिशन है, चाहे जो उसके धुआं है, उसका ट्रीटमेंट के लिए सरकारों को पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ठीक है, कि वैसे धुआं डायरेक्टली आसमान में ना छोड़ दें क्योंकि वातावरण प्रदूषित हो रहा है। गाड़ियों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। व्हीकल जो है उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। एक आदमी घर में चार चार पांच पांच गाड़ियां हैं, निकल रहे हैं एक एक लोग गाड़ी में बैठ के। गाड़ी चार लोग के लिए होती है ना भाई, तो शौक बड़ी चीज है, आदमी निकल रहे हैं लेकिन पर्यावरण का धजिया उड़ा रहे हैं। हालांकि जिनके पास चार गाड़ियां हैं उनके पास तो ये है कि एसी में रह सकते हैं, लेकिन जिसके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, उसके पास एसी भी नहीं है, तो वो हर तरह से मार झेल रहा है उस चीज का, ठीक है। तो हालांकि इसका विकल्प ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट किया जाए, इमिशन जीरो होगा। जैसे कि वर्तमान दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, मतलब तरह तरह के सारी सरकारें अब क्या कर रही हैं, जो नगर निगम के बस हैं, सर्विसेज हैं, वो क्या कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक करते जा रही हैं। डीजल वाला हटाओ, सिस्टम ही खत्म करो, इलेक्ट्रिक रहेगा, इमिशन जीरो होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके साथ में ये क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक किया जा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, यानी कि जितना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा, जो सरकारी साधन रहेंगे यात्रा करने के, चाहे वो बस हो सकती है, चाहे वो मेट्रो हो सकती है, उसके माध्यम से लोग क्या करेंगे, सुविधाजनक रहेगा तो अपनी गाड़ी क्यों निकालेंगे, डायरेक्टली ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाओ, निकल लो। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक ना। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सिंगापुर। सिंगापुर में क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है, हालांकि बहुत छोटा, उससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, भारत का बहुत छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी सीख तो ली जा सकती है। दिल्ली का ही उदाहरण देख लें, अगर दिल्ली में से मेट्रो हटा दिया जाए तो दिल्ली आपको लगता है कि एक भी मिनट मूवमेंट कर पाएगी? बिना मेट्रो, अभी इतना इतना जाल बिछा हुआ है मेट्रो का, फिर भी दिल्ली हमेशा जाम में ही दिखाई देती है। लेकिन मेट्रो हटा दिया जाएगा तो सोचिए क्या होगा, कल्पना ही अजीब है, कल्पना ही नहीं किया जा सकता। तो वायु गुणवत्ता के सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। और ये एक समुदाय आधारित अनुकूलन की बात है, यानी कि क्या करते हैं, ये ग्राम स्तर के अलग बात किया जा रहा है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, शहरों में, गांव में, सब जगह। कैसे? कि अगर कोई काम को व्यक्ति अकेले करता है, किसी काम को आप अकेले अंजाम देते हैं, तो वो विफल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, सफल होने कम रहते हैं। लेकिन अगर वो सामुदायिक, सबको साथ लेके काम किया जाए और सबको इन्वॉल्व कर दिया जाए उस काम में, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो सक्सेस कर जाए। खास करके ऐसे मामलों में जहां पर पर्यावरण हो, जहां पर सफाई हो, जहां पर स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करनी हो, ठीक है। तो समुदाय के आधार पर कार्य करने की जरूरत है। सबको साथ लेकर ऐसी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए जिसमें जो अथॉरिटीज हैं, जो कर्मचारी हैं सरकार के, वो आम जनता के बीच, जो लोकल लोग हैं, उनके साथ मिलजुल कर काम करें, तो ज्यादा आउटपुट आने की संभावना होगी। इसका एग्जांपल देखिए, एक माउलिनोंग गांव है मेघालय का, इसको एशिया का क्लीनेस्ट विलेज कहा जाता है। और एशिया का क्लीनेस्ट विलेज क्यों क्यों कहा जाता है, ये जितने भी काम करते हैं, यहाँ का मुखिया हो गया, ये जो सरपंच हो गए, वो क्या करते हैं कि सारे लोगों को इन्वॉल्वमेंट रहती है सबकी, चाहे वो सफाई हो, चाहे पेड़ पौधे लगाने हो, चाहे चीजों को संरक्षित करने की बात हो, चाहे जल स्रोतों को संरक्षित करने की बात हो, चाहे पेड़ पौधों को संरक्षित करने की बात हो। तो ये समुदाय के स्तर पर मिलजुल के काम करते हैं सारे लोग। सबका एक मिशन है कि सबको साथ
साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा करनी है, अपने गांव का सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ये समुदाय के आधार पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है मेघालय का ये गांव। अब देखिए लिंग उत्तरदायी जलवायु नीति, अब चूंकि इससे महिलाएं काफी प्रभावित हैं, तो जाहिर सी बात है नीति निर्माता जो दल होगी, जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, जो सरकारें हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी भी ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम है। हमने देखा कैसे 30% मात्र है महिलाओं की भागीदारी, ठीक है, जितने भी पॉलिसी मेकिंग होती है क्लाइमेट चेंज को लेके, तो उसको जाहिर सी बात है पॉलिसी में वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, ठीक ना। और साथ ही वुमेन को केंद्रित करके नीतियां बननी चाहिए। पॉलिसीज में पहले तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, और जो पॉलिसीज हैं वुमेन को ध्यान में रखकर बननी चाहिए, ठीक है, कि जब सबसे ज्यादा ये प्रभावित हो रही है तो इनको ध्यान में रख के बनेगा तो प्रभाव को कम किए जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं, ठीक। और एक इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक देख सकते हैं कि हमारा भूटान जो है पड़ोसी देश, बहुत खूबसूरत सा देश है, ये बेस्ट एग्जांपल है। कैसे बेस्ट एग्जांपल है कि जितनी भी पॉलिसीज क्लाइमेट को लेकर बनाते हैं उनमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन या ऑल ओवर, ये पॉलिसीज क्लाइमेट कहीं छोड़िए, भूटान ऐसा देश है जहां पर जो जेंडर इक्वालिटी है बहुत ज्यादा है, और हर तरह के पॉलिसी चाहे शासन व्यवस्था में हो या फिर क्लाइमेट को लेके हो या घरेलू स्तर पे हो, ये वुमेन और मेन का पार्टिसिपेशन जो है ना बहुत अच्छा, बहुत रेशियो बहुत अच्छा है इनका। और इन्हीं कारणों की वजह से हैप्पीनेस इंडेक्स में ना भूटान नंबर 1 कंट्री है दुनिया में। भूटान दुनिया में नंबर 1 कंट्री है हैप्पीनेस इंडेक्स में। सोचिए कि अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन अगर ठीक कर दिया जाता है तो कैसे चीजें बदल सकती हैं, है ना, क्योंकि आधी आबादी तो वुमेन है, समझ रहे ना। 50 अगर कहा जाता है 100 लोग हैं धरती पर तो 50 महिलाएं होंगी और 50 पुरुष होंगे कायदे से। तो अगर 50% लोगों को, 50 महिलाओं को अगर किसी भी नीति निर्माता और कार्य से बाहर कर दिया जाए तो वो सोचिए 50 लोग तो 100 लोग काम करेंगे और 100 लोग 100 लोगों के लिए काम करेंगे, दोनों में तो डिफरेंसेस होंगे ना। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है बढ़ाना, और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास ये भूटान है, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर आता है। दोस्तों हम सारे टॉपिक्स को ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया, कंप्लीट कर दिया है सारे टॉपिक को, जितने भी पॉइंट्स थे एग्जाम की दृष्टि से या फिर जनरली ऐसे बातचीत के विषय में। और हालांकि ऐसे अगर चला जाए तो बहुत सारे विषय हो जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, जो कि वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा और चीजें संभव भी नहीं है कि वैसे एक जगह पर लेके आया जाए। लेकिन हमने कोशिश करा कि आपको अधिक से अधिक पॉइंट को और बेहतर तरीके से बताया जाए, समझाया जाए कि कैसे प्रभावित कर रही है चीजें महिलाओं को, है ना, और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं और किन किन दिशाओं में कार्य करने की आवश्यकता है। और कंक्लूजन की ओर अगर बढ़ा जाए तो ये है मिशेल बैचलेट डी, नाम तो अजीबोगरीब है, मिशेल बैचलेट जी अंग्रेजी का नाम है, हमारा उच्चारण में बहुत दिक्कत होती है अंग्रेजी को लेके, तो उसको माइंड ना कीजिएगा। हालांकि यूएन हाई कमिश्नर ह्यूमन राइट्स की हैं ये क्या कहती हैं, इंपावरिंग वुमेन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू इंश्योर इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज। ये कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण ये सिंगल मोस्ट, इकलौता बहुत इंपॉर्टेंट ये कदम होगा क्लाइमेट चेंज, इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज में, एक्शन में। मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको ठीक करने में महिलाओं को एम्पावर अगर कर दिया जाए तो वही एक बहुत बड़ा रोल निभा देगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था अगर किसी समाज की प्रगति जाननी है तो उस समाज की महिलाओं की स्थिति को देखा जाना चाहिए, है ना। यानी कि कितनी बड़ी बात है कि अगर उस समाज की महिलाएं, किसी समाज की महिलाएं अगर प्रगति उनकी हो रही है, उनका विकास ठीक है, उनकी स्थिति अच्छी है, तो ऑल ओवर पूरे समाज की स्थिति अच्छी होगी। ये हम आप अपने घरों में भी देख सकते हैं, अपनी माताओं और बहनों की स्थिति में, कि अगर हमारी माँ ठीक है, अगर हमारी बहन ठीक है, स्वस्थ है, तो सारे लोगों को संभाल पाती है, पूरे घर को संभाल लेती है। ठीक है दोस्तों, तो और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और इसी के थ्रू इसको यहीं पर एंड करते हैं। यहां तक आप लोग अगर वीडियो को देख चुके हैं और देख रहे हैं तो आपका बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। जय हिंद।